Assalamu alaikum. Dear students, I am Sayyid Arsalan Bukhari, your chemistry teacher. Students, now we are going to start second half of chapter number 4 क्योंकि इससे पहले हम एक जो हमने निक्टोजेंस पढ़ रहे थे वो स्टडी कर चुके हैं. Today's topic of discussion will be elements from group number 6A or group number 16 of the periodic table. तो चलें ग्रुप नंबर 6A को पढ़ के देखते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, किन फॉर्म्स में पाए जाते हैं और उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. Chapter number 4, topic 4.13. Dear students, now we are heading towards the second portion of the chapter, and that is about the, you can say, second half of the chapter. और हम डिस्कस करेंगे ग्रुप नंबर 6A के अंदर मौजूद एलिमेंट्स. स्टूडेंट्स, इस ग्रुप को 6A भी कहा जाता है एंड इट इज ऑल्सो यू कैन से ग्रुप नंबर 16. सो इसको ग्रुप 16 भी कहा जाता है. तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 6A का भी ग्रुप कहा जा सकता है या ग्रुप नंबर 16 भी कहा जाता है, क्योंकि टोटल 18 ग्रुप्स के हवाले से देखा जाए तो ये 16th ग्रुप बनता है. स्टूडेंट्स, इसमें आने वाले एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसमें आता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. तो ये 5 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है. रिसेंटली चंद साल पहले लिवरमोरियम नाम का एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ है. LV उसका सिंबल है. उसको भी उसके प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जा रहा है, अभी पढ़ा जा रहा है, लेकिन इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो भी इसी ग्रुप के अंदर आएगा. बट ये और वो बेसिकली उसको खुद सिंथेटिकली प्रोड्यूस किया गया. तो ये 5 एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं सो फार: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम. स्टूडेंट्स, चूंकि ऑक्सीजन इसके बिल्कुल स्टार्ट में पड़ा हुआ है, तो ऑक्सीजन के होने की वजह से याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इस ग्रुप के एलिमेंट्स को ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज प्रेजेंट एट द स्टार्ट, एट द बिगिनिंग ऑफ द ग्रुप. तो इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है. सो आप इसको ग्रुप नंबर 6A और ग्रुप 16 के एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, और आप इसको ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हैं. और स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, ऑक्सीजन की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से अक्सर उसको इस ग्रुप से अलहदा ही पढ़ा जाता है, क्योंकि जो बाकी मेंबर्स हैं वो ऑक्सीजन जैसी प्रॉपर्टीज शो नहीं करते. आप इसको पेक्यूलियर बिहेवियर भी कह सकते हैं, बट नॉर्मली ऑक्सीजन इज स्टडीड सेपरेटिंग इट फ्रॉम द अदर ग्रुप मेंबर्स. स्टूडेंट्स, इस ग्रुप के अंदर मौजूद एलिमेंट्स को कैल्कोजेंस भी कहा जाता है. दे आर कॉल्ड एज कैल्कोजेंस. Why they are called as chalcogens? Because ये जो वर्ड है कैल्कोजन, ये ग्रीक वर्ड है, और कैल्कोजन का मतलब होता है कॉपर फॉर्मिंग या कॉपर गिवर. सो कॉपर फॉर्मिंग भी कह सकते हैं और कॉपर गिवर भी कहा जा सकता है. उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स? Why they are called as chalcogens? Because these all are found normally in copper ores. चूंकि ये कॉपर ओर्स के अंदर पाए जाते हैं, उनके साथ मिले हुए, यानी हम जमीन में से जब खुदाई करके कॉपर के ओर्स निकालते हैं ना, तो उनके साथ ये भी जो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स हैं, ये भी उसके साथ अटैच फॉर्म में निकल आते हैं. दैट इज वाई, चूंकि ये कॉपर ओर में से ही कॉमनली निकल रहे हैं, दैट इज वाई इनको भी कैल्कोजेंस का नाम दे दिया गया. स्टूडेंट्स, ये तो एक पुरानी एक टर्म है कॉपर फॉर्मिंग की. एक्चुअली जो कैल्कोजन इसको अब कहा जाता है, वो कहा जाता है ओर फॉर्मिंग के हवाले से. उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स? उसकी रीजन ये है कि ये कॉपर ओर के साथ भी मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये हमें बाकी मेटल्स के ओर्स के साथ भी मिल जाते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सल्फर, हम बिलखसूस सल्फर की बात करेंगे, सल्फर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में
ज़ेरे ज़मीन पाया जाता है। तो हम जब बहुत सारे ओर्स निकालते हैं ना, तो उनके साथ ही सल्फर भी जो है वो बाहर आ जाता है, और इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से इन्हें कैल्कोजेंस कहा जाता है। कैल्कोजेंस पहले वक्तों में कॉपर फॉर्मिंग के तौर पे, उसको कॉपर गिवर के तौर पे इस्तेमाल किया गया। अब वो और फॉर्मिंग है, क्योंकि ना सिर्फ कॉपर बल्कि और बहुत सारे ओर्स के साथ ये अटैच्ड फॉर्म में निकलते हैं। सो दीज आर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 16 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब चलते हैं उनके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ और देखते हैं कि किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स ये आमतौर पर शो करते हैं। पहले नंबर पे मैं आपको नेचर के बारे में बताना चाहता हूं। स्टूडेंट्स, इनकी नेचर ये है कि दे ऑल आर नॉन मेटल्स, ऑल आर नॉन मेटल्स। लेकिन बच्चों यहां पे याद रखिएगा कि इसमें एक्सेप्ट पोलोनियम। अब पोलोनियम को क्यों इतना बाहर निकाला जा रहा है? स्टूडेंट्स, पोलोनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इट इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इट एमिट्स रेडिएशंस। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना, आमतौर पे फिर हम उसको बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ उसको स्टडी नहीं करते। तो पोलोनियम को हम इससे बाहर निकालेंगे। पोलोनियम के अलावा देखा जाए तो बाकी सारे के सारे जो है वो नॉन मेटल्स। स्टूडेंट्स, इनकी फिजिकल स्टेट क्या है? फिजिकल स्टेट ये है कि जो ऑक्सीजन है ना, वो हमें मिलता है गैस की फॉर्म में, ठीक है, और जो बाकी हैं जैसे कि सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम और पोलोनियम, ये स्टूडेंट्स ये सारे के सारे सॉलिड्स हैं। सो दे ऑल विल बी सॉलिड्स। इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन जो है ना वो हमें गैस की फॉर्म में मिलता है, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स आर सॉलिड्स। इस चीज का अंदाजा स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद इन दो इंफॉर्मेशन से आपको हो सकता है। आप देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देख लें, बॉइलिंग पॉइंट देख लें। -219 डिग्री सेल्सियस ऑक्सीजन का मेल्टिंग पॉइंट और -183 उसका बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह आप सल्फर को देखें, 113 उसका मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब है इट विल बी अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो बाकी सारे के सारे आपको नजर आ रहे हैं कि ये सॉलिड्स होंगे। तो ऑक्सीजन वाहिद है बेटा जो हमें गैस की फॉर्म में मिलेगा, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स विल बी सॉलिड। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के ऊपर आते हैं, डिस्कस करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज का हमें क्या ट्रेंड नजर आएगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, आप ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं है, आपको पता है कि जितनी भी पीरियोडिसिटी होती है पीरियोडिक टेबल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक, वो डिपेंड किस पे करती है? वो हमने देखा है कि वो एटॉमिक नंबर के साथ अटैच्ड है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर के लिहाज से क्या पीरियोडिसिटी के अंदर ट्रेंड्स जो हैं वो हमें नजर आ रहे हैं। याद रखिएगा बच्चों, इनका जो एटॉमिक रेडियस है, इनका जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करेगा। मैं ऊपर एटॉमिक नंबर के साथ भी इंक्रीज का साइन लगा देता हूं, ठीक है। तो जहां जहां एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा वहां वहां इनका एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज करेगा। स्टूडेंट्स, उसके लिए हम देख सकते हैं कि ये मैंने एटॉमिक रेडियस RA से उसको शो कर दिया है। आप देख लो कि, और ये पाइकोमीटर्स में है, ठीक है। आप देख लें कि ऑक्सीजन का 73 पाइकोमीटर है, सल्फर का 103, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। और ये ट्रेंड तो आप पहले भी पढ़कर आए हुए हैं कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। तो याद रखिएगा इसमें भी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, आप सबसे ऊपर मैंने एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 8, 16, 34, 52 एंड 84। तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वहां वहां पे इनका एटॉमिक रेडियस भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? बढ़ रहा है। सो एटॉमिक रेडियस पहली एक आप कह लें कि वो एक पीरियोडिसिटी ट्रेंड है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि जहां जहां इसका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वहां वहां पे ये क्वांटिटी भी बढ़ रही है। दूसरी चीज, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि इनकी स्टेट ऑफ मैटर चेंज होती है, ऊपर गैस है और नीचे सॉलिड्स हैं, तो डेफिनेटली मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी स्टूडेंट्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। सो याद रखिएगा कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। और वो आपके सामने एविडेंट है स्टूडेंट्स, आप देख लें, -219 डिग्री सेल्सियस
113 217 452। पोलोनियम चूंकि रेडियो एक्टिव है, मैंने शुरू में कह दिया था कि उसकी प्रॉपर्टीज डिफर करेंगी, तो हम पहले 4 मेंबर्स को देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेल्सियस, 446 डिग्री सेल्सियस, 684 and 990 डिग्री सेल्सियस मीन्स दे आर कीप ऑन इंक्रीजिंग, एंड दिस वुड सजेस्ट कि जैसे जैसे इनका रेडियस बढ़ रहा है, यू पीपल नो वेरी वेल कि जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है, ये देखो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है उससे क्या बढ़ता है, याद करें आपने पढ़ा था कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना, तो फोर्सेस ज्यादा हो जाती हैं। तो फोर्सेस ज्यादा होने का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि उसको भी तोड़ना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सो दे विल शो एन इंक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। सो जहां जहां पे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना बेटा, वहां पे हमें इनकी पीरियोडिसिटी का ट्रेंड क्या नजर आ रहा है कि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स एक और चीज बढ़ेगी, जाहिर है जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मैस बढ़ेगा, मैस बढ़ने का मतलब है कि डेंसिटी इंक्रीज करेगी। सो डियर स्टूडेंट्स दीज आर द 4 फैक्टर्स, और भी हैं लेकिन हम इन 4 को ही डिस्कस करेंगे। एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। These properties are going to increase. ये प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगी किस तरफ, where the higher the atomic number. So towards higher atomic number ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज इंक्रीज करेंगी। अब डेंसिटी में देखो स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन की डेंसिटी आपको नजर आ रही है 0.00143, 2.06, 4.28, 6.25 एंड सो ऑन, इंक्रीज कर रही है। तो जहां जहां एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है स्टूडेंट्स, वहां वहां पे जो प्रॉपर्टीज इंक्रीज कर रही हैं वो आपके सामने है कि रेडियस इंक्रीज करेगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। सो दीज प्रॉपर्टीज आर इंक्रीजिंग जहां जहां पे एटॉमिक नंबर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और ये चैप्टर नंबर 1 से ही आप पूरी तफसील पढ़ते आ रहे हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के साथ साथ आमतौर पे बढ़ती ही हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो एटॉमिक नंबर ज्यादा होने की तरफ इनकी कम होंगी, ठीक है। अब वो कम होने वाली प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जीज। ओके, सो पहली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। इट डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। उसकी रीजन क्या है स्टूडेंट्स, पहले आप आयोनाइजेशन एनर्जीज की वैल्यूज देख लो, 1314, 999, 941, 869 कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। बेटा ये तो आप पढ़ते ही आ रहे हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव द लास्ट इलेक्ट्रॉन और द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ शेल ऑफ एन एटम। तो आप देख लें कि रेडियस इनका बढ़ रहा है ना, तो रेडियस बढ़ने से क्या होगा, रेडियस बढ़ने की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर हो जाएगा न्यूक्लियस से ज्यादा, शील्डिंग इफेक्ट जो है वो बढ़ जाएगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा, दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। लेकिन यहां से एक पते की बात पता चल रही है बच्चों कि अगर आपको यहां नजर आ रहा ना कि ऑक्सीजन की हाईएस्ट वैल्यू है आयोनाइजेशन एनर्जी की, व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स कि जनाब ये इंतहाई रिलक्टेंट होगा टू लूज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन नहीं लूज करने लगा, और इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले कौन होते हैं स्टूडेंट्स, मेटल्स, और हम शुरू में पढ़ के आ चुके हैं कि ये सारे के सारे नॉन मेटल्स। अब आप अंदाजा करें कि ये इनकी इतनी ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जीज है, हम मानते हैं कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। अच्छा, आयोनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड से हम ये बात निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, जरा देखिएगा, कम हो रही है ना, कम होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा निस्बतन। तो हम कहते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर जो है इज इंक्रीजिंग। मान लिया कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, चलें ये हमने मान लिया रिलेटिवली, यानी ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई मुश्किल, सल्फर में से मुश्किल, सेलेनियम में से थोड़ा आसान हो गया, टेलुरियम में से और आसान हो गया, बट इट डजंट मीन कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। रीजन क्या है, आप आयोनाइजेशन एनर्जी की एक्सटेंट देख लीजिए, उसकी वैल्यू देख लें कि कितनी ज्यादा है।
So their high values of ionization energies suggest that they will be reluctant to lose electron. They are not going to lose electron. In fact, they are going to gain the electrons. अगली प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स जो हम डिस्कस करेंगे ना एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ साथ, वो है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जी बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी कम होती है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है विद द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। और वो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में सबसे हाईएस्ट है। और याद रखिएगा ये अपने ग्रुप में हाईएस्ट तो है, हम मान लेते हैं, मैं इसको हाईलाइट कर दूं कि ये अपने ग्रुप में हाईएस्ट तो है ही है। स्टूडेंट्स एक बार ध्यान में रखिएगा कि ये सेकंड हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट अमंग ऑल एलिमेंट्स। अब आप सबसे ज्यादा किसकी पढ़ते हैं? कौन सा एलिमेंट बच्चों के ध्यान में आ रहा है? फ्लोरीन। कितनी होती है? 4। तो 4 के बाद जो बारी आती है वो ऑक्सीजन की आती है। तो अपने ग्रुप में टॉप है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के लिहाज से, और तमाम एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करेंगे तो दूसरे नंबर पे आता है। इट मींस कि इसकी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर बहुत ज्यादा है। इट विल बी अ वेरी गुड नॉन मेटल। और बाकी वाले भी जो हैं आप देखें इतनी कम नहीं हो रही, 2.5 2.4 कार्बन के करीब करीब है, सो दे विल बी नॉन मेटल्स। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज में हम देखेंगे कि विद द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, दे आर गोइंग टू इंक्रीज टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, whereas ionization energies and electronegativities will decrease towards the increasing atomic number। तो ये ट्रेंड जो है वो अपने ज़हन में रखिएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं, इनकी हीट कंडक्शन। बच्चों याद रखिएगा हीट कंडक्शन की बात, जाहिर है ऑक्सीजन की तो हम बात नहीं करेंगे, गैस को तो इससे बाहर निकाल दें। बाकी सॉलिड्स की बात करें तो हमें पता चलता है कि दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। स्टूडेंट्स इनकी पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट जो है ना वो हमें इसके अंदर सॉलिड जो पड़े हुए वो नजर आते हैं। जाहिर है वो आप समझ सकते हैं कि इतना टाइटली पैक्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसकी वजह से हीट कंडक्शन जो है वो पुअर हो जाती है। स्टूडेंट्स कैटिनेशन की बात की जाए तो ये भी कार्बन की तरह कैटिनेशन का मैकेनिज्म शो करते हैं, अलबत्ता उस लेवल की कैटिनेशन तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन बहरहाल ये कैटिनेशन का प्रोसेस शो करते हैं। अब स्टूडेंट्स आते हैं इनके एलोट्रॉप्स के ऊपर। एलोट्रॉप्स के ऊपर पहले भी हम डिटेल में स्टडी कर चुके हुए हैं कि दीज आर द व्हेन एन एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन वन फिजिकल फॉर्म्स, तो हम कहते हैं कि वो एलोट्रॉप्स हैं। बच्चों याद रखिएगा इस ग्रुप में मौजूद सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना, सारे के सारे एलिमेंट्स वो एग्जिस्ट करते हैं एलोट्रॉप्स में की फॉर्म में, सिवाय टेलुरियम के। टेलुरियम के एलोट्रॉप्स अभी तक नहीं देखेंगे, अलबत्ता आपकी बुक में लिखा हुआ है कि टेलुरियम के 2 एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन हकीकतन उसका अभी तक कोई एलोट्रॉप्स नहीं देखे गए। स्टूडेंट्स अगर हम एलोट्रॉप्स की बात करें तो सबसे पहले अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के बारे में स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा, ये मैं बड़ी एक अहम बात आपको बताने लगा हूँ, आउट ऑफ द बुक एक बात बताने लगा हूँ। स्टूडेंट्स ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है 9 एलोट्रॉप्स में, इसके 9 एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन उन 9 एलोट्रॉप्स में से हम आम तौर पे 2 को डिस्कस करते हैं। क्यों 2 को डिस्कस करते हैं? क्योंकि ज्यादातर अबंडेंटली वही 2 पाए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बाकी एलोट्रॉप्स भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। हमने देखा है कि हम ऑक्सीजन को या तो O2 की फॉर्म में देखते हैं जब ये डायटोमिक फॉर्म में होता है, जिसको आप नॉर्मल ऑक्सीजन कहते हैं, मोलेकुलर ऑक्सीजन भी कहते हैं। और स्टूडेंट्स एक आपने देखा है जब ये ट्राइएटॉमिक फॉर्म में होता है, यानी ओजोन की फॉर्म में। ये इसके 2 कॉमन एलोट्रॉप्स हैं। अब आपकी बुक में इस तरह लिखा हुआ है कि इसके हैं ही 2 एलोट्रॉप्स। स्टूडेंट्स इसके 9 एलोट्रॉप्स होते हैं, अलबत्ता ज्यादा अबंडेंटली हमें 2 ही आइसोटॉप्स मिलते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। एक जब ऑक्सीजन हमें डायटोमिक फॉर्म में मिलता है, और एक जब ये हमें ट्राइएटॉमिक फॉर्म में या मोर प्रिसाइसली ओजोन की फॉर्म में मिलता है। तो ये 2 एलोट्रॉप्स तो इसके मोस्ट कॉमनली हमें नजर आ जाते हैं, लेकिन टोटल ये 9 एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें सल्फर की
और सल्फर को स्टूडेंट्स हम F के स्पेलिंग्स के साथ भी लिख सकते हैं, PH के साथ भी आप इसको लिख सकते हैं। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसके मोर देन 20 एलोट्रॉप्स होते हैं। जी हाँ, सल्फर 20 से ज्यादा एलोट्रॉप्स में अपने आप को शो करता है, लेकिन कॉमन इसके हम सिर्फ 3 ही स्टडी करते हैं, और वो कॉमन 3 कौन से हैं स्टूडेंट्स, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। एक को हम कह देते हैं कि वो अल्फा सल्फर है, एक को हम कह देते हैं कि वो बीटा सल्फर है, और एक को हम कह देते हैं कि वो गैमा सल्फर। तो ये 3 सल्फर के कॉमन एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स वो 20 से ज्यादा डिफरेंट एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ऑक्सीजन 9 एलोट्रॉप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब स्टूडेंट्स आमतौर पे ये जो अल्फा वाला है इसको हम रोम्बिक सल्फर कहते हैं। ये जो आम सल्फर हमें मिलता है कॉमनली, वो रोम्बिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब हम उसको हीट करते हैं ना उसी रोम्बिक फॉर्म को स्टूडेंट्स, तो वो मोनोक्लिनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो ये इसका दूसरा सल्फर है जिसे बीटा सल्फर भी कहा जाता है। और स्टूडेंट्स जब हम इसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं, किसको, मोनोक्लिनिक सल्फर को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, तकरीबन 180 या 190 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, तो ये बहुत मेल्ट हो जाता है ना, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट आपने 113 डिग्री सेल्सियस देखा है, ये देखें, तो 113 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो जब आप इसको 180 या 190 पे ले जा करके हीट करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये क्या करता है, ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने के बाद जैसे ही आप इसको अचानक से ठंडा करते हैं, तो ये एक अलग एलोट्रॉप में चला जाता है जिसको प्लास्टिक सल्फर कहा जाता है, और आप उसको गैमा सल्फर भी कह सकते हैं। बट इसके 20 से ज्यादा एलोट्रॉप स्टूडेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। अब आते हैं सेलेनियम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स सेलेनियम के बारे में याद रखिएगा कि सेलेनियम हमें 8 एलोट्रॉप्स की फॉर्म में मिलता है, 8 एलोट्रॉप्स की फॉर्म में मिलता है। और इसके जो 8 एलोट्रॉप्स हैं वो सारे के सारे हम स्टडी नहीं करते, ऑब्वियसली हमने तो वही देखना है जो मोस्ट कॉमन है। तो स्टूडेंट्स जो मोस्ट कॉमन है ना, वो इसके 2 ही हैं, एक जो है वो ग्रे है और एक रेड है। तो ग्रे सेलेनियम है और रेड सेलेनियम की फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स बात की जाए टेलुरियम की, तो टेलुरियम जो है वो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि वो भी कोई नॉन उसके एलोट्रॉप्स नहीं है, अलबत्ता आपकी बुक के मुताबिक वो 2 एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक मेटालिक फॉर्म में और एक नॉन मेटालिक फॉर्म में। नॉन मेटालिक, मेटालिक का मतलब ये नहीं है स्टूडेंट कि वो मेटल है, इट अपीयर्स लाइक मेटल। तो ये आप ये ना समझिएगा कि वो मेटल है, हमने शुरू में डिस्कस कर लिया कि दे ऑल आर नॉन मेटल्स। तो उनकी जो एलोट्रॉप्स हैं वो भी जाहिर है केमिकली तो नॉन मेटल्स हैं, लेकिन अपीयरेंस मेटल लाइक हो जाती है, इसलिए हम उसके नाम के साथ मेटालिक लगा देते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा लेकिन आप सुन ले, पोलोनियम भी 2 एलोट्रॉप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब आते हैं स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। तो याद रखिएगा क्योंकि ये एक ही ग्रुप में है, तो इन सारों की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें मिलती है। क्योंकि बच्चों ये एक ही ग्रुप में है ना, तो अगर एक ही ग्रुप में है तो सारों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें सिमिलर मिलती है, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS2Np4 के ऊपर ख़त्म होती है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो पैटर्न है वो NS2Np4 है, और हम इसकी एग्जांपल ऑक्सीजन और सल्फर के साथ देख सकते हैं। तो ऑक्सीजन की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, एटॉमिक नंबर 8 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p4। और अगर हम सल्फर की बात करें जिसका एटॉमिक नंबर 16 है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। तो इस तरह 16 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जनरल पैटर्न भी आपको एक जैसा नजर आ रहा है। इसी तरह नीचे सेलेनियम के ऊपर आएंगे स्टूडेंट्स, तो वो 4s2 4p4 पे ख़त्म होगा, उससे नीचे आएंगे वो 5p4 पे ख़त्म होगा। तो आपको पता है सारों की एक ग्रुप में एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें नज़र आती है। अब अगर हम इसमें से सिर्फ ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ओपन करके देख लेते हैं, तो मैं उसको यहाँ पे आपको शो करता हूँ स्टूडेंट्स।
इसमें क्या होगा, ये रहा 1s2, ये रहा 2s2 और ये 2p4, जिसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, 2px में 2 जाएंगे, 2py में 1 जाएगा और 2pz में 1 जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आप सारे जानते ही हैं। तो अब आप देखें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने नजर आ रहे हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 नजर आ रहे हैं ना स्टूडेंट्स। तो 2 नजर आने का मतलब है कि ये 2 बॉन्ड बनाएगा और इनकी वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। तो अगला पॉइंट चूंकि वैलेंसी का है तो ऑक्सीजन भी हमें -2 की फॉर्म में नजर आता है, सल्फर भी हमें -2 की फॉर्म में नजर आता है, सेलेनियम भी हमें -2 की फॉर्म में नजर आता है। ये सारे के सारे हमें 2 की वैलेंसी शो करते हुए नजर आएंगे और हम कह सकते हैं कि दे रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उनको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टूडेंट्स, 2। तो इसलिए वो सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे। लेकिन यहां से एक मजेदार बात ऑक्सीजन की निकल आई है कि आपको नजर आ रहा है कि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब इसका बिहेवियर क्या होगा स्टूडेंट्स, पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन जो है वो हमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करती हुई नजर आएगी क्योंकि उसके पास हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। सो इट्स वैलेंसी विल बी 2। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि इनकी जो वैलेंसी है स्टूडेंट्स वो हमें 2 मिलेगी। दे आर गोइंग टू मेक 2 बॉन्ड्स। अब आते हैं पॉलीमेरिक इन नेचर। स्टूडेंट्स ये पॉलीमेरिक इन नेचर से क्या मुराद है, ये जो जितने भी आप इसमें एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं ना, ये पॉलीमेरिक इन नेचर है। वजह क्या है, वजह ये है कि आमतौर पे पॉलीमेरिक का वर्ड निकला पॉलीमर से, और पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि जब बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ते हैं, यानी मोर देन 1 2 3 इससे भी ज़्यादा एटम्स आपस में जुड़ते हैं, तो हमें नज़र आता है ना स्टूडेंट्स कि ये पॉली एटम्स की फॉर्म में हमें मिलते हैं, पॉली एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, ये देखें ऑक्सीजन चले O2 की फॉर्म में, O3 में भी तो नज़र आ रहा है। इसी तरह सल्फर की अगर आप बात करें तो सल्फर अपने एलोट्रॉप्स में आमतौर पे हमें S8 की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है। ये जो मैंने आपको ऑक्सीजन के 9 एलोट्रॉप्स बताए इनमें से एक O4 भी है, O8 भी है। तो चूंकि ये ज़्यादा मल्टीपल एटम्स की फॉर्म में नज़र आते हैं, देयर मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ मल्टीपल एटम्स, दैट इज वाई हम कहते हैं कि दे आर पॉलीमेरिक इन नेचर। सो ये पॉलीमेरिक इन नेचर है। अगला पॉइंट स्टूडेंट्स, इनकी इंपॉर्टेंस बायोलॉजिकली। देखिए इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हम जो है वो नज़र नहीं चुरा सकते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन के बगैर तो आप जिंदा नहीं रह सकते। ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन योर बॉडी। इट इज़ द पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज़ द पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, लिपिड्स। तो ये सारी चीज़ों का तो पार्ट है। तो बायोलॉजिकली तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर आप सल्फर की बात करें तो सल्फर जो है वो भी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जगहों पे सल्फर मौजूद है। इट इज़ अ बायो एलिमेंट। तो ऑक्सीजन की आप बात करें या सल्फर की बात करें स्टूडेंट्स, तो वो बायो एलिमेंट्स तो हैं, हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। बायोलॉजी के स्टूडेंट्स ने पढ़ा होगा कि प्रोटीन्स में डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं, तो सल्फर ही है वो। तो सल्फर और ऑक्सीजन बायो एलिमेंट्स के तौर पर हमारी बॉडीज़ के अंदर मौजूद है। लेकिन स्टूडेंट्स जो बाकी एलिमेंट्स हैं ना, जैसे सेलेनियम है या टेलुरियम है या पोलोनियम है, स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो हैवी मैसेज वाले हैं कैल्कोजेंस, ये आमतौर पे टॉक्सिक हैं। तो जो कम मैसेज वाले हैं, जो शुरू के मेंबर हैं, ऑक्सीजन है, सल्फर है, वो टॉक्सिक नहीं है, लेकिन उसके बाद वाले जो हैं वो टॉक्सिक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम उनको इस्तेमाल करते हैं इंसानी ज़िंदगी की भलाई के लिए। मिसाल के तौर पे पोलोनियम के आइसोटॉप्स बहुत सारी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जनरेट करते हैं जिससे हम ट्रीटमेंट करते हैं मुख्तलिफ बीमारियों का। तो उनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन पहले 2 की जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स वो सबसे ज़्यादा है। अब आते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। स्टूडेंट्स ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स डिफरेंट शो करते हैं। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की हम बात करते हैं ना, तो ऑक्सीजन जो है ना वो सिर्फ हमें -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ऑक्सीजन इसके अलावा हमें -1 की करता है वो पर ऑक्साइड्स में, लेकिन नॉर्मली जो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की मिलती है वो -2 मिलती है। लेकिन जब हम इसको बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ देखते हैं ना स्टूडेंट्स, तो सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम,
ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें से अगर मैं सल्फर की आपको एग्जांपल दूं, ऑक्सीजन की तरह सल्फर -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन इसके अलावा स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर देता है, इवन +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। ये बड़ा एक यूनिक सा बिहेवियर है जो ऑक्सीजन के अंदर हमें नजर नहीं आता। ऑक्सीजन जस्ट -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, पर में -1 की। लेकिन ये जो बाकी हैं, जैसे हम सल्फर की बात करते हैं, अब सल्फर की अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट्स, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड में हमें नजर आ रहा है कि यहां पर ये आ जाएगा 2 × +1, तो सल्फर के ऊपर क्या आएगा -2। तो ऑक्सीजन की तरह -2 तो शो कर रहा है, लेकिन ये +2 भी शो करता है, ये +4 भी शो करता है, और ये +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। स्टूडेंट्स +2 की तो समझ आ जाती है ना, +2 की समझ तो आती है, जाहिर है हमने डिस्कस किया कि इट रिक्वायर्स 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट द शेल। तो +2 तो समझ में आती है कि अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सामने आ गया तो इसको तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाएगी, और वो वाला माइनस में ऑक्सीडेशन। तो ये -2 से ये +2 तो हमें समझ में आता है, लेकिन ये +4 और +6 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना स्टूडेंट्स, ये हमें समझ में नहीं आती। तो इसको समझने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, उसके अंदर होने वाली ट्रांजिशन को देखना पड़ेगा। तो मैं आपको ट्रांजिशन समझाने के लिए सबसे पहले सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। आप देखो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ठीक है। तो ये हमने पहले भी की है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जरा गौर करें, यहां पे इन्वॉल्व हो गया तीसरा शेल, और स्टूडेंट्स तीसरे शेल के अंदर आपको 3s2 जो है वो कंप्लीट नजर आ रहा है, और 3p4 जो है वो इनकम्प्लीट है। सवाल ये पैदा होता है कि 3d किधर है। इसका मतलब है कि इसके पास एक वेकेंट 3d ऑर्बिटल पड़ा हुआ है, सब शेल पड़ा हुआ है, 3d एम्प्टी है, वेकेंट है। तीसरा शेल शुरू हो गया ना स्टूडेंट्स। ऑक्सीजन के अंदर ये मामला नहीं है, ऑक्सीजन के अंदर ये मामला नहीं है, उसमें दूसरा शेल है और 2d होता नहीं है। तो ये तीसरा डी जो है वो स्टार्ट ही थर्ड शेल से होता है। इसका मतलब है कि किसी भी वक्त ट्रांजिशन हो सकती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब वो कैसे हो सकती है स्टूडेंट्स, इसको जरा गौर से देखिएगा। ये है 2s, 3s, ठीक है, 3s पे आ जाते हैं, जगह कम है तो 3s पे आ जाते हैं। अच्छा, अब 3s के बाद 3p। अच्छा, अब 3s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2। इसमें भी 2 होंगे, इसमें 1 होगा और इसमें भी 1 होगा। तो हम इसको नाम दे देते हैं कि ये 3px, 3py और 3pz है। तो यहां पे हमें नजर आ रहा है -2 की +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। अच्छा, मजे की बात आप देखें स्टूडेंट्स, क्या होगा ये कि अब आप आगे d पड़ा हुआ है फ्री। तो अगर ये 3s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के आगे वेकेंट 3d में चला जाए तो क्या होगा। कंडीशन स्टूडेंट्स ये हो जाएगी, ये देखें, कंडीशन ये हो जाएगी कि s में 3s में रह गया एक, ठीक है, ये वाला एज इट इज, और एक चला गया यहां पर। सो स्टूडेंट्स आप काउंट करके देख लो कि ये 1, 2, 3 और 4, इस केस में हमें +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट नजर आ जाएगी। तो चूंकि वेकेंट 3d ऑर्बिटल या सबशेल इन्वॉल्व हो गया है, दैट इज वाई ये हमें कोवलेंसी शो कर रहा है, ये हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। इसी तरह +6 भी हो सकता है कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें से एक जंप करके आगे चला जाए, अगले एम्प्टी 3d में चला जाए, तो उस केस में स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, उस केस में सिचुएशन ये हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6। कैसे स्टूडेंट्स, ये एक आ गया एस का, इसमें से एक आगे चला गया तो एक ये आ गया, एक इधर, ये डी वाला पहले वाला मौजूद था और ये अब गया। ऐसे केस में स्टूडेंट्स इट विल शो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +6, और यहां पर ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा +4 की। सो सिंस
sulfur, selenium, and tellurium, etc. They are involving the empty or vacant d subshells of their structure. That is why वो हमें कोवलेंसी +2 की भी शो कर रहे हैं, +4 की भी कर रहे हैं, +6 की भी कर रहे हैं। +4 कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर हमें, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हमें नजर आ जाती है कि उसकी +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो स्टूडेंट्स ध्यान में रखिएगा कि ये जो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमें नजर आ रही हैं उसके पीछे इनकी इन्वॉल्वमेंट है डी सबशेल की। सो ये है एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन ग्रुप नंबर 6A के एलिमेंट्स का। और अभी हमने पहला हिस्सा स्टूडेंट्स इस टॉपिक का पढ़ा है और पहले हिस्से के अंदर हमने उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके ट्रेंड को डिस्कस किया है। और इसी लेक्चर में दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे इन कंपाउंड्स की अकरेंस को। स्टूडेंट्स अब आते हैं अकरेंस के ऊपर। जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले ही टॉपिक पढ़ा है इनका इंट्रोडक्शन और इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो अब देखते हैं कि इन एलिमेंट्स को हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। बेटा याद रखिएगा, ऑक्सीजन जो है ये हमें दोनों फॉर्म्स में मिलती है। ऑक्सीजन हमें फ्री स्टेट में भी मिलती है और ये हमको कंबाइंड फॉर्म में भी मिल जाती है। सो ये बात ध्यान में रखिएगा कि ये फ्री स्टेट में भी मिलती है और ये कंबाइंड फॉर्म में भी हमें मिल जाती है। स्टूडेंट्स अब ये फ्री स्टेट में हमें कहाँ मिलती है? फ्री स्टेट में मिलती है, आपके सामने मैंने पॉइंट लिखा हुआ है कि अबाउट 1/4 ऑफ द एटमॉस्फेरिक एयर बाय वेट। आपको पता है कि एयर के अंदर तकरीबन 21% ऑक्सीजन होती है। तो 21% ऑक्सीजन होने का मतलब, इसलिए उन्होंने अबाउट 1/4 लिख दिया है। तो ये फ्री स्टेट में तो हमें यहां से मिल जाती है। तो फ्री स्टेट में सबसे बड़ा जो सोर्स है ऑक्सीजन का वो है एयर। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमारी अर्थ क्रस्ट में 50% के करीब, यानी ये तो एक आप कह लें एक अराउंड अंदाजा है, एग्जैक्ट 49.2% हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ क्रस्ट के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है, यानी कंबाइंड फॉर्म में, जो कि मुख्तलिफ कंपाउंड्स की फॉर्म में है। आपने देखा है सल्फेट्स अगर हम बात करें उनके अंदर भी ऑक्सीजन होती है, फॉस्फेट्स ज़मीन के नीचे से निकलते हैं उनके अंदर भी ऑक्सीजन होती है। तो कंबाइंड फॉर्म में 49.2%, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। इसीलिए स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ऑक्सीजन के बारे में यही कहा जाता है कि इट इज द most abundant element in Earth's बायोस्फीयर। हमारा जितना भी अर्थ है ना, उस पूरे अर्थ में सबसे ज्यादा अगर कोई एलिमेंट अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है तो वो ऑक्सीजन है। आप इसको फ्री फॉर्म में अगर लेकर आते हैं, फ्री फॉर्म में एयर में आपको सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन मिलेगी। यानी एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। लेकिन अगर हम अर्थ क्रस्ट की, टोटल अर्थ बायोस्फीयर की बात करें तो ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। इससे ज़्यादा परसेंटेज किसी और एलिमेंट की हमें नज़र नहीं आती। इनफैक्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है इन यूनिवर्स। पूरी कायनात में ये तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पे हीलियम और तीसरे नंबर पे ऑक्सीजन आता है। मैं पूरी कायनात, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। तो पूरे यूनिवर्स में ये तीसरे नंबर पर आने वाला एलिमेंट है। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा परसेंटेज जो है वो प्रोड्यूस की गई है। इवन एक अंदाजे के मुताबिक सन की भी एक ख़ास परसेंटेज ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। सन का जो मैस है, सूरज का जो मैस है, उसके अंदर भी एक ख़ास परसेंटेज किसकी पाई जाती है? ऑक्सीजन की पाई जाती है। स्टूडेंट्स वाटर, आपको पता है कि अगर आप पूरा अपना अर्थ का पूरा एटमॉस्फेयर हम देखते हैं अर्थ में, आपको पता है स्टूडेंट्स अर्थ में हम जिस टर्म की बात करते हैं वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के कुछ पार्ट्स होते हैं बच्चों। एटमॉस्फेयर के अंदर एक सॉलिड वाला पार्ट होता है इंक्लूडिंग रॉक्स, माउंटेन्स, उसको लिथोस्फेयर कहा जाता है।
एक पानी वाला पार्ट है, हमारे पूरे एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ, पूरा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अर्थ के अंदर। तो उसमें जो सॉलिड पार्ट है उसको कहते हैं लिथोस्फेयर, और जो उसमें लिक्विड वाला पार्ट है उसको कहते हैं हाइड्रोस्फेयर, और जो एयर वाला पार्ट है उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो जो हमारा हाइड्रोस्फेयर है, पूरी दुनिया को अगर हम देखते हैं ना, तो जो पानी ने कवर अप किया हुआ ना अर्थ क्रस्ट को, वो तकरीबन 71% है। यानी दुनिया का 71%, 71% रकबा इज सराउंडेड बाय वाटर। और वाटर के अंदर अराउंड 89% क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो सिर्फ उसमें 11% है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से भी हमें समझ लग रही है कि जो सबसे ज़्यादा बनाया गया है कंपाउंड एलिमेंट, वो ऑक्सीजन ही है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अर्थ क्रस्ट आपको पता है माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपने पढ़ा ही है कि ये मार्बल की फॉर्म में भी मिल जाता है, ये चौक की फॉर्म में भी मिलता है, ठीक है। तो इन सब के जिस भी फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिल रहा है ना, उसके अंदर आपके सामने है कि 48% क्या मौजूद है? ऑक्सीजन मौजूद है। परसेंटेज का अंदाजा लगाइए कि कितनी ज्यादा परसेंटेज मौजूद है। 89% इन वाटर एंड 48% इन कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज अ मेजर पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इसी तरह स्टूडेंट्स, सिलिका, जिसको सिलिकॉन डाइऑक्साइड कहा जाता है, और याद रखिएगा सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका बहुत ज़्यादा बनाई गई है कुदरती तौर पर ज़मीन के नीचे, और उसमें 53% ऑक्सीजन मौजूद है। सिलिका आपको पता है सैंड की फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है, क्वार्ट्स की फॉर्म में मिलती है, फ्लिंट की फॉर्म में मिलती है। जिस भी फॉर्म में सिलिका हमें मिल रही है, आप देखिए उसमें 53% ऑक्सीजन मौजूद है। तो ऑक्सीजन फ्री स्टेट में भी इतनी ज़्यादा है, और इसके अलावा बहुत सारे कंबाइंड फॉर्म के अंदर भी हमें नज़र आ रही है। सो ये ऑक्सीजन की अकरंस से आप अंदाज़ा लगा लें, और इतनी ज़्यादा परसेंटेज की वजह से ही हम कहते हैं कि बायोमास की बात हो रही है। बायोमास सबसे ज़्यादा अगर किसी की परसेंटेज मिलती है इन अर्थ, तो वो ऑक्सीजन है, और तीसरे नंबर पे पूरे यूनिवर्स में ऑक्सीजन का शुमार होता है। सो ये है ऑक्सीजन की अकरंस। ऑक्सीजन हमें इन फॉर्म्स में, इन जगहों से मिल जाती है। अब आते हैं स्टूडेंट्स सल्फर पे। बाकी हम एलिमेंट्स की डिस्कशन नहीं करते हैं क्योंकि वो एक तो ट्रेसेस में बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा यूज़ भी इनके हैं, इसलिए हम इनकी स्टडी करते हैं। अगर हम सल्फर की बात करें, तो ये जितने भी चीज़ें मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं, एक्चुअली ये सारे मैंने ओर्स लिखे हुए हैं। ये सारे ओर्स हैं, यानी मेटालिक ओर्स हैं, और इन ओर्स के अंदर से फिर हम सल्फर को सेपरेट करते हैं। वैसे तो सल्फर हमें फ्री स्टेट में भी मिल जाता है अंडर द अर्थ क्रस्ट। इनफैक्ट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फ्री स्टेट के अंदर ये कोल और पेट्रोलियम के अंदर भी पाया जाता है। इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ वेरियस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी सल्फर मौजूद है। बिलखसूस अगर हम बात करें, जो अनियन है, हम प्याज जो इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारी मिकदार में सल्फर मौजूद है। हम जो वेजिटेबल ऑयल्स यूज़ करते हैं उसके अंदर सल्फर मौजूद है। इसके अलावा भी बहुत सारी वेजिटेबल्स के अंदर सल्फर जो है वो मौजूद है। मैंने आपको एक अनियन की एग्जांपल दे दी है। इसके अलावा मस्टर्ड, साग के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में सल्फर मौजूद है। तो सल्फर इज़ अ पार्ट ऑफ वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स बिसाइड्स द लिविंग सोर्सेज। ये उसके नॉन लिविंग सोर्सेज हैं, जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर जो मेटालिक ओर्स हैं बहुत सारे, वो सल्फाइड्स हैं। जैसे कि गैलेना, गैलेना आपको नज़र आ रहा है कि ये लेड का सल्फाइड है। इट इज़ लेड टू सल्फाइड, यानी जब हम ज़मीन में से लेड को निकालेंगे तो वो इस फॉर्म में निकलेगा, और जब इस फॉर्म में निकलेगा तो लेड को सेपरेट करके हम सल्फ़र को भी उससे हासिल कर सकते हैं। तो सल्फ़र के सोर्सेज की यहाँ पर बात हो रही है। इसी तरह स्टूडेंट्स जिंक ब्लेंड है, आपको नज़र आ रहा है कि जिंक ब्लेंड जो है वो क्या है? जिंक का सल्फाइड है। ये भी एक ओर है, और इसमें से हम जिंक को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं, सल्फर को भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आप देखें सिनाबार है, और सिनाबार मर्क्यूरिक सल्फाइड है। तो ये मर्क्यूरिक
सल्फाइड है। तो ज्यादातर जो मेटेलिक ओर्स हम माइनिंग करके जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं, एक्चुअली आप देखें कि उसमें से कितने ज्यादा सल्फाइड्स जो हैं वो निकल रहे हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स स्टिबनाइट है, स्टिबनाइट को बहुत सारी किताबों में एंटीमोनाइट भी लिखा होता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स आपके सामने है कि ये एंटीमनी का सल्फाइड है, तो उसको एंटीमोनाइट भी लिखा जाता है। तो ये आपने बातें ज़हन में रखनी है कि ज़्यादातर मेटल्स जो ज़मीन के नीचे से निकल रहे हैं ना स्टूडेंट्स, वो मेटल्स निकल रहे हैं सल्फाइड्स की फॉर्म में। हम उससे मेटल्स को भी सेपरेट करेंगे, इसके अलावा हम उसमें से सल्फर को भी अलग करेंगे। और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक टर्म ज़हन में रखिएगा कि ये जो पायराइट की टर्म है ना, ये पायराइट की टर्म आमतौर पर इस्तेमाल ही जो है वो सल्फर के केस में होती है। सल्फर रिच ओर्स जो हैं वो पायराइट की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट, इनके जरिए हम उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। इसी तरह बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड सल्फेट्स के हमें ज़ेर ज़मीन मिल जाते हैं, जिनमें से दो यानी जिप्सम कैल्शियम सल्फेट और हैवी स्पार यानी बेरियम सल्फेट, जिसको बेराइट भी कहा जाता है, वो आपके सामने डिस्कस हो रहे हैं। अब आपको पता है परसेंटेज कैसे डिराइव करनी है, आप इन सारों की मैसेज का करके आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि सल्फर कितने कितने % इनके अंदर पाया जाता है। तो ये सारे सोर्सेज हैं, और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया प्लांट्स और एनिमल्स के जो सोर्सेज हैं सल्फर, हमें वहाँ से भी हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द अकरेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। दोनों हमें फ्री स्टेट में भी मिलते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी मिलते हैं। ऑक्सीजन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा, सल्फर की भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन के मुकाबले में देखा जाए तो काफ़ी कम है। सो दिस इज़ द ऑकरेंस। इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, और इसके बाद इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर ऑक्सीजन और सल्फर का कंपैरिजन करके देखेंगे कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू। सो डियर स्टूडेंट्स, in this lecture, we have discussed the introduction of the members of Group 6A, or more precisely you can say the members from oxygen family of the periodic table. मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपसे मुलाकात होती है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।